गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग पढ़ेंगे। पार्ट 1। आज की कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं समूह का अर्थ और परिभाषा, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट है समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट समूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। फिर नेक्स्ट समूहों में अंतर, डिफरेंसेस ऑफ ग्रुप्स। इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाई गई संबंधित संपूर्ण जानकारी किसी न किसी सोर्स से ली गई है। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी, मुबारक। इस वीडियो में प्रयुक्त शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए किया गया है। ये किसी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा नहीं दे रहा है। मतलब एक अकेला व्यक्ति जो है वो जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, तो इसलिए समूह में, मनुष्य का समूह में जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मानव सामाजिक प्राणी के रूप में अपना जीवन जो है वो अकेले व्यतीत नहीं कर सकता। जन्म लेने के बाद से मरने तक व्यक्ति किसी न किसी के साथ रहता ही है, जिससे वो अपनी बातें शेयर करता है, अंतः क्रियाएं करता है, लेन देन करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जीवन जीने का ये एक जरिया होता है उसकी। तो अब मैं इसकी आपकी जो है डेफिनेशन बता देती हूँ। सामाजिक समूह का मूलभूत आधार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध है। सामाजिक समूह होता है क्या बेटा? सामाजिक समूह जो है, कभी भी एक व्यक्ति जो है सामाजिक समूह का निर्माण नहीं करता। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति का एक दूसरे के साथ मिलना होता है, प्रत्यक्ष होता है आमने सामने, अथवा अप्रत्यक्ष यानी कि पत्र के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, जब आपस में दो या दो से अधिक लोगों का मिलना जुलना होता है तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इन सदस्यों के बीच में अंतःक्रिया होती है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताती हूँ जो हमारे समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह के बारे में दी है। समूह का, ठीक है, तो जैसे आपने ये नाम तो बहुत बार सुन लिया होगा, मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज का कहना है कि समूह से अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। फिर सैंडरसन जो है, उनका ये मानना है कि ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह है जिसमें मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया का एक निश्चित ढंग पाया जाता है। ये अपने विशेष प्रकार के सामूहिक व्यवहार के कारण अपने सदस्यों और अधिकतर दूसरों के द्वारा भी एक वास्तविकता समझा जाता है। इतना तो समझ के होंगे बेटा कि जो सामाजिक समूह है होता क्या है। सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ जुड़ना, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो, प्रत्यक्ष यानी कि आमने सामने, या अप्रत्यक्ष तौर पर, ये समूह है, ये समूह का निर्माण कर रहे हैं। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? उसकी विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा। तो पहला पॉइंट है इसका, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ना, जहाँ भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मिलना जुलना होगा, ठीक है, चाहे वो आपस में मित्र मिल रहे हों, चाहे वो किसी कंपनी के सदस्य हों, तो ये जो है क्या करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना सामाजिक समूह का निर्माण है। सेकंड पॉइंट है इसकी विशेषता कि सामान्य स्वार्थ, उद्देश्य या दृष्टिकोण, यानी कि समूह की ये सेकंड विशेषता है कि जो भी इस समूह का निर्माण करते हैं, ये संभव होता है कि वो सदस्य आपस में कोई ना कोई उनका सामान्य एक जैसा स्वार्थ होता है, उनका या तो कोई उद्देश्य होता है या एक जैसा उनका दृष्टिकोण होता है। यानी कि जैसे एक जैसे लोगों की जिनकी सोच मिलती जुलती है, वो भी कहीं ना कहीं समूह का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। प्रत्यक्ष यानी कि आमने सामने का संबंध, और अप्रत्यक्ष यानी कि पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, इस तरीके से अप्रत्यक्ष संबंध भी स्थापित करते हैं। चौथा है आपका, फोर्थ पॉइंट है चेतन अथवा अचेतन एकता। चेतन तत्व अथवा अचेतन एकता, ये जो है इन लोगों में ये
तभी समूह का निर्माण करते हैं कि समूह के जो सदस्य होते हैं इनके व्यवहार में किसी न किसी रूप में एकता जो है वो पाई जाती है। और ये एकता चेतन भी हो सकती है और अचेतन भी हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि एक जैसे सामान्य स्वार्थों की पूर्ति करता है, एक जैसे इन लोगों के स्वार्थ होते हैं, एक जैसे इन लोगों के लक्ष्य होते हैं, इस वजह से ये चेतन और अचेतन दोनों रूप में हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है सामान्य मूल्य। इनके जो मूल्य होते हैं वो सामान्य एक जैसे होते हैं। ये जो क्रियाएं करते हैं इनका मेन पर्पस इनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही होता है। फिर पारस्परिकता और जागरूकता, सिक्स्थ पॉइंट है पारस्परिकता और जागरूकता। अब इसमें मैकाइवर और पेज ने कहा है कि पारस्परिकता और जागरूकता समूह की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि मेन विशेषताएं हैं मैकाइवर और पेज के अनुसार। पारस्परिकता का बेटा मतलब होता है लोगों को एक दूसरे के प्रति पारस्परिक कर्तव्य, एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों के बारे में, कर्तव्यों को जो है वो पूरा करे और इनके बारे में जागरूक करें। तो पारस्परिकता और जागरूकता, पारस्परिकता यानी कि एक दूसरे अगर वो पहला व्यक्ति अपने कर्तव्य कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी अपने कर्तव्य पूरे करने होंगे और इसके प्रति जागरूक करना। फिर सातवां पॉइंट है आपका सहकारिता, यानी कि समान हित, उद्देश्य और एक जैसे जिनके दृष्टिकोण होते हैं, लक्ष्य होते हैं, स्वार्थ होते हैं, तो इन लोगों में, इन व्यक्तियों में क्या होता है, इन लोगों में सहयोग उत्पन्न होता है। सहकारिता जो है, सहकारिता यानी कि एक दूसरे की मदद करना, सहयोग उत्पन्न होता है। तो वह अपना जितना भी कार्य होता है वो सहयोगात्मक यानी कि कोऑपरेटिव व्यवस्था के अनुसार करते हैं, यानी कि एक दूसरे की मदद के अनुसार करते हैं। एथ पॉइंट है समूह का ढांचा। समूह की सामान्य मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्तियों की स्थितियां और कार्य जो है वो निश्चित किए जाते हैं। आप सभी ने देखे होंगे पैम्पलेट जो है कई बार गलियों में लगी होती हैं, समूह जो है बना लेते हैं, तो उन लोगों के जो है कुछ लक्ष्य होते हैं, ठीक है, उन लोगों के, और फिर उन्हीं समूह में पद भी निर्धारित कर दिए गए होते हैं कि है ना ये प्रेसिडेंट होगा, ये सब प्रेसिडेंट होगा, ये वाइस प्रेसिडेंट होगा, इस तरीके से पद भी निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो समूह का एक ढांचा जो है वो तैयार कर लिया जाता है। सामान्य मान्यताओं के अनुसार व्यक्तियों की स्थितियां और उनको क्या कार्य दिए जाएंगे ये निश्चित कर दिया जाता है। नाइन्थ पॉइंट है बेटा इसमें समूह में कार्य का विभाजन, यानी कि किस व्यक्ति को समूह में क्या कार्य करना है वो जो है कार्य का विभाजन समूह में किया जाता है। 10वां पॉइंट है समूह एक सत्ता है। समूह क्या कार्य करती है? समूह एक सत्ता की तरह है। सामूहिक व्यवहार के कारण, ठीक है, व्यक्ति समूह में अपनी स्थिति समूह से निम्न मानता है और समूह के प्रति एक सत्ता के रूप में आदर व निष्ठा का भाव बनाए रखता है, यानी कि समूह को वो बहुत रिस्पेक्ट देता है, उसके समूह में जो भी फैसला लिया जाता है उसका आदर से और निष्ठा के तौर पर उसको बनाए रखता है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया बेटा सामाजिक समूह क्या होता है, समूह की विशेषताएं क्या होती है। अब मैं आपको बताती हूँ समूह होते कितने प्रकार के हैं। समूह बेटा कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो समूह आता है अंतः समूह, बाह्य समूह, फिर आता है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, फिर आता है बेटा आपका औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह, और फिर आपके इसके अलावा जो समूह है वो है संदर्भ समूह और समवयस्क समूह। अब हम जानेंगे बेटा अंतः समूह और बाह्य समूह में क्या अंतर होते हैं, इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स में डिफरेंसेस। अंतः समूह में प्यार, अपनापन, हम की भावना मिलती है, लेकिन बाह्य समूह में हम की भावना, अपनापन, इन सभी चीज़ों का अभाव होता है। अंतः समूह में संबंधों में निकटता होती है, भाई बहनों में, मम्मी पापा में, ठीक है, इस प्रकार से। बाह्य समूह में संबंधों की दूरी होती है। अंतः समूह के संबंधों में त्याग की भावना, सहानुभूति की भावना होती है, लेकिन बाह्य समूह के संबंधों में ऐसा नहीं होता। अंतः समूह में सुख दुख का आंतरिक भावना होती है, बीमार होने पर देख रेख की जाती है। बाह्य समूह में सुख दुख का बाहरी रूप होता है। अंतः समूह आकार में बड़े हो सकते हैं, लेकिन बाह्य समूह परिस्थिति के अनुसार होते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं और कई बार बहुत छोटे होते हैं। अंतः समूह का उदाहरण है कि अपने ही देश में लोगों का आर्मी फोर्सेस, लोगों के प्रति अपनापन, ये सब अंतः
बाह्य समूह का उदाहरण है कि एक ही नगर में या क्षेत्र में रहने वाले लोगों में उग्र की भावना होती है। जैसे हम हिंदी भाषी है, हम तमिल भाषी है। अब हम जानेंगे प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में। प्राथमिक समूह प्रथम समूह को कहते हैं जिसमें बच्चा जन्म के बाद अब जाता है। प्राथमिक समूह के बारे में चार्ल्स कोले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह के बारे में विस्तार से व्याख्या की है। चार्ल्स कोने का कहना है कि प्राथमिक समूह से अभिप्राय उन समूह से है जिनकी विशेषताएं आमने सामने का घनिष्ठ संबंध व सहयोग है। वे उनके अर्थों में प्राथमिक मुख्यतः इस कारण से कि एक व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों को बनाने में मौलिक है। जैसे परिवार, बच्चों के खेल समूह आदि प्राथमिक समूह के उच्च उदाहरण हैं, जिन्हें हम आदर्श उदाहरण भी कह सकते हैं। अब हम प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं जिनके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते। शारीरिक समीपता के द्वारा व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और घनिष्ठ संबंधों का निर्माण करते हैं। समूह की लघुता यानी कि इसमें समूह लघु होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इसके अंदर संबंध बहुत ही घनिष्ठ और परस्पर सहयोगात्मक होते हैं। संबंधों की निरंतरता तथा स्थिरता के चलते पति, पत्नी और बच्चों के निरंतर व स्थायी संबंध घनिष्ठ और औपचारिकता से भरे होते हैं। इसमें सभी सदस्य एक दूसरे के बहुत ही निकट अनुभव करते हैं। अगला है सामान्य उत्तरदायित्व। इसमें सभी को उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, वरन कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होकर सभी लोग यहाँ इसमें उत्तरदायित्व होते हैं। अगला है संबंधों का विशिष्ट चरित्र नहीं होता। इसमें कोई ये विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं मिलते, अपितु इन लोगों में सहयोगात्मक या अपनेपन की भावना होती है। कोई विशेष स्वार्थ की पूर्ति पर बल नहीं दिया जाता। अगला है स्वतः जन्म। स्वतः जन्म में इसमें बेटा प्राथमिक समूह का जन्म अपने आप हो जाता है, जिसके बारे में किम्बल यंग ने कहा है कि व्यक्तियों के ऐसे संघ से है जो अचेतन रूप से विकसित होते हैं, अपने आप जन्म लेते हैं और एक खून से और संस्कृति लोग से होते हैं। अगला है बेटा सम उद्देश्य यानी कि सभी के एक जैसे उद्देश्य होते हैं। घर में माता पिता या किसी के बीमार हो जाने के बाद सभी एक दूसरे की देखरेख में या परवाह में लग जाते हैं। ये इस चीज़ का उदाहरण है कि इन सब का उद्देश्य एक ही होता है। अगला है बेटा संबंध स्वाभाविक और व्यक्तिगत होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति समूह में दिखावे के आधार पर नहीं बल्कि आपसी लगाव के चलते एक दूसरे के साथ जुड़ता है और प्राथमिक संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए उन पर किसी भी प्रकार का दबाव स्थापित नहीं किया जाता। ये आंतरिक तौर पर होता है, अपने आप स्वतः आ जाता है। जैसे पिता का बेटे के साथ संबंध किसी दबाव के चलते नहीं, अपितु वह स्वतः विकसित होता है। अब हम जानेंगे द्वितीयक समूह के बारे में। डेफिनेशंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। द्वितीयक समूह को हम दूसरा ग्रुप भी कहते हैं। जन्म के बाद बच्चा प्रथम यानी कि प्राथमिक ग्रुप में जाता है। परिवार से निकलने के बाद बच्चा द्वितीयक ग्रुप समूह का सदस्य बनता है। किंग्सले डेविस समाजशास्त्री ने द्वितीयक समूह को मोटे तौर पर प्राथमिक समूह के विरोधी समूह के रूप में परिभाषित किया है। वहीं दूसरी ओर कोले का कहना है कि द्वितीयक समूह ऐसे समूह होते हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव होता है और सामान्य तौर पर उन विशेषताओं का भी अभाव होता है जो कि अधिकांश प्राथमिक और आभासी प्राथमिक समूह में पाई जाती है। फिर ऑगबर्न और निमकॉफ का कहना है कि वह समूह जो घनिष्ठता की कमी अनुभव करते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। अब हम द्वितीयक समूह की विशेषताएं जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। द्वितीय ग्रुप के बारे में हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। इसका पहला आधार है बड़ा आकार, यानी कि ये आकार में बड़े होते हैं।
इसमें 2, 4, 6, 8 संख्या से अधिक सदस्य जो हैं द्वितीयक समूह का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद इसमें शारीरिक समीपता की कमी होती है, यानी कि व्यक्ति आपस में शारीरिक तौर पर या परिवार की तरह नहीं रह रहा होता, अपितु यह अलग अलग घर व अलग अलग समूह के सदस्य भी आपस में जुड़कर द्वितीयक समूह जो है बना सकते हैं। थर्ड है बेटा अप्रत्यक्ष संबंध। द्वितीयक समूह में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंध दोनों होते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष संबंध की अधिकता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अप्रत्यक्ष संबंध पत्र, अखबार, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न आदि के द्वारा बनाए जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष संबंध संख्या में अधिक होते हैं। अगला है बेटा अवैयक्तिक संबंध। अवैयक्तिक संबंध को हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मेट्रो विभाग में हजारों व्यक्ति कार्य करते हैं जिनके आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं होते, वो सिर्फ अपने फील्ड तक सीमित होते हैं। नेक्स्ट है बेटा संबंध अस्थायी। इसमें संबंधों का अस्थायीपन दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर राजनीतिक नेता जो कुछ निश्चित अवधि के बाद अपनी पार्टी बदलते रहते हैं, ये सब स्वार्थ के माध्यम के द्वारा जो है आपस में जुड़े होते हैं। द्वितीयक समूह के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक सदस्य विशेष स्वार्थों की पूर्ति के कारण आपस में जुड़ते हैं। द्वितीयक समूह में लोग आपस में जुड़ने से पहले सोचते, समझते, विचारते व अपने स्वार्थ के चलते वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगला है बेटा उत्तरदायित्व सीमित, यानी कि द्वितीयक समूह में जो सदस्य होते हैं उनका उत्तरदायित्व सीमित होता है। उदाहरण के तौर पर सरकारी दफ्तर का क्लर्क, अधिकारी, चपरासी कोई भी शाम के 5 बजते ही कार्य को छोड़कर चला जाता है। उन्हें किसी की भावना से कोई लेना देना नहीं होता है, वह अपने कार्य से कार्य रखते हैं। नेक्स्ट है बेटा औपचारिक संबंध। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य से कार्य रखता है, उसे नहीं पता होता कि उसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी की क्या मनोदशा है या क्या परिस्थिति से वह गुजर रहा है। अगला है बेटा प्रतियोगिता पर अधिक बल। द्वितीयक समूह में घनिष्ठता कम होने के कारण लोग व्यक्तिगत स्वार्थों में ज़्यादा लिप्त होते हैं। मौका पड़ने पर वे व्यक्ति को स्वार्थ की खातिर धोखा तक दे देते हैं, अपितु अपने दल से बाहर कर देते हैं। अब हम जानेंगे प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर होते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राथमिक समूह में आमने सामने का संबंध होता है तथा द्वितीयक समूह में दूर का संबंध होता है, यानी कि वह आपस में इसी समूह में रहते। प्राथमिक समूह में सदस्य संख्या सीमित होती है, द्वितीयक समूह में सदस्य संख्या बड़ी और ये सदस्य संख्या जो है ज़्यादा हो सकती है। प्राथमिक सदस्य स्थानीय क्षेत्र यानी लोकल लेवल पर ज़्यादा फैले होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह सरल व आदिम समाजों में पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जटिल व सभ्य समाजों में पाए जाते हैं, जैसे कि नगरों में द्वितीयक समूह पाए जाते हैं। फिर प्राथमिक समूह ग्रामीण जीवन से जुड़ा होता है, जबकि द्वितीयक समूह नगरीय जीवन से जुड़ा होता है। प्राथमिक समूह के संबंध व्यक्तिगत, घनिष्ठ व घरेलू तथा पूर्ण होते हैं। इनमें प्रेम, मैत्री, सहानुभूति पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध अवैयक्तिक, कम घनिष्ठ, कार्यकारी तथा नियमों के अनुसार व्यवहार करने वाले संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में सामाजिक नियंत्रण परिवार, रीति रिवाज, संस्कृति आदि के द्वारा किया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह में सामाजिक नियंत्रण औपचारिक तरीके से यानी कानूनी नियमों के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक समूह में संबंध स्थायी होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह में संबंध अस्थायी होते हैं, व्यक्ति समूह से बाहर जा सकता है। प्राथमिक समूह में सहयोग पाया जाता है, समूह छोटे होने के कारण निर्णय लिए जा सकते हैं। प्राथमिक समूह में का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित होता है, वह उसे पूर्ण वहीं तक करता है।
अब हम औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह के बारे में जानेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। किम्बाल यंग के द्वारा औपचारिक समूह वह समूह है जो व्यवस्थित एवं संगठित होता है। इस समूह का आकार, स्थान, उद्देश्य, नेता, सदस्य आदि पूर्व निश्चित होते हैं। इस प्रकार ये समूह कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होता है। इसका उदाहरण है विद्यालय। स्थान, सदस्य, नेता, उद्देश्य, कार्यविधि आदि कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होती, सभी कुछ अचानक से होती है। जैसे क्लब, खेल संघ, सोसाइटी इत्यादि अनौपचारिक समूह के उदाहरण हैं। परिवार भी अनौपचारिक समूह का उदाहरण है। हमारा अगला टॉपिक है संदर्भ एवं समवयस्क समूह, रेफरेंस एंड को ग्रुपिंग ग्रुप्स, जिसके बारे में समाजशास्त्री रॉबर्ट के मार्टिन का कहना है कि संदर्भ समूह वह मानसिक आधार पर होती है। इसमें व्यक्ति मन ही मन अपने संदर्भ समूह का सदस्य बन जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर अपना संबंध ऐसे समाज में बनाता है और उसके आदर्श, नियमों, मूल्यों आदि अपने आचरण यानी अपनी निजी लाइफस्टाइल में सम्मिलित करता है, जिसका कि वह वास्तविक रूप में सदस्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वर्ग अपने से ऊपर वाले वर्ग के आदर्श, नियमों को मानने लगता है, उनका अनुसरण करने लगता है। संदर्भ समूह का उदाहरण रॉबर्ट के मार्टिन के अनुसार समवयस्क समूह प्राथमिक समूह है, जो सामान्यतः अपनी हम उम्र के बच्चे या सामान्य व्यवसाय समूह के लोगों के बीच में बनता है। उदाहरण के तौर पर नई युवा पीढ़ी फिल्मी कलाकार को देखकर उनके जैसे वेशभूषा पहन